हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका प्यारा फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 10। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोगों को बात करनी है कैपेसिटेंस एंड इट्स प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड द व्हाट कैपेसिटर एंड इट्स प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इस पर हमें बात करनी है बच्चों। तो आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और बच्चों, इस टॉपिक को या इस लेक्चर को आपको समझना है तो आई थिंक दैट थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको रेजिस्टर और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है हूबहू उसी से थोड़ा बहुत मिलता है आपका, लेकिन काम अलग अलग हैं दोनों। और आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इस कैपेसिटर को हम लोग इस लेक्चर में और इस चैप्टर में हम लोगों को क्यों पढ़ना है और क्यों इस चैप्टर में ये रखा गया है कैपेसिटर आपका, दोनों ही चीज़ें हमें समझनी है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्लीज़ फर्स्टली सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और मैं हूं आपका प्यारा फिजिक्स मेंटर अतुल जैन ऑन द ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा पर। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग लगाते हैं कैपेसिटर। चलो बच्चों, क्लास 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रजिस्टर पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? आपका रजिस्टर। आपको पता है कि रजिस्टर क्या होता है? आपका एक डिवाइस होती है। क्या होती है? आपकी डिवाइस होती है विच अपोज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज। अपोज इलेक्ट्रिक विच अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज को आपका अपोज करती है, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि रजिस्टर तो डिवाइस हो गई, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप यहाँ से बोलोगे रेजिस्टेंस क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। मतलब रजिस्टर क्या करता है? आपका करंट को, चार्ज को अपोज करता है। और रेजिस्टेंस क्या होती है? आपकी प्रॉपर्टी होती है। ये बताती है कि कितने चार्ज को या कितनी करंट को यहाँ पे अपोज कर सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच गिव्स द अमाउंट ऑफ अपोजिंग द करंट और चार्ज। ये प्रॉपर्टी है आपकी। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पर रेजिस्टर के लिए एक बात बोलूँ मैं, R इज इक्वली V/I अगर मैंने लिखा हुआ है तो क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट पर डिपेंड करता है क्या? सोच के बताओ। मैंने क्या बोला हुआ है? अगर मैंने लिखा हुआ है R is equally V/I, then the resistance that depend on the value of voltage or current, मेरा आंसर होगा नो। क्यों आंसर होगा नो? क्योंकि बच्चों, रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी डिवाइस का, किसी भी सिस्टम का, that is always be a fix। R जो होता है वो क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। ओम्स कांस्टेंट पढ़ा होगा ओम्स लॉ में। और दैट इज ऑलवेज बी अ फिक्स। और अभी जस्ट मैंने क्या बोला था? रेजिस्टेंस दैट इज द व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। प्रॉपर्टी है ये। और प्रॉपर्टी वोल्टेज करंट पे कैसे डिपेंड करती है? अगर ये डिपेंड करता तो ओम्स लॉ कुछ इस तरीके से नहीं होता, V इज प्रोपोर्शनल टू द R। होता या नहीं होता? होता या नहीं होता? होता या नहीं होता? बोलो ना। नहीं थे ना? या I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/R। ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। मतलब रेजिस्टेंस जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल रो इंटू L/A। रेजिस्टेंस मटेरियल की लेंथ पे और मटेरियल के एरिया पे आपका डिपेंड करता है। ये बच्चों कुछ पुराने कंसेप्ट है जो आपने क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। द रेजिस्टेंस विच डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ऑल्सो द एरिया पे डिपेंड करता है। कभी भी वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड नहीं करता है। R जो होता है वो मटेरियल के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। R का नाम ही है आपका ओम्स कांस्टेंट, है या नहीं? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी मटेरियल का, किसी भी बॉडी का क्या होता है? फिक्स होता है बच्चों। क्या होता है आपका? फिक्स होता है आपका। चलो, ये चीज़ें आपको याद करनी है। अभी ये चीज़ें अभी आएंगी, यहाँ पर आएंगी। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग बात करें कैपेसिटर का,
तो यहाँ से देखो कई ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैं बताऊंगा इस चैप्टर में क्यों कैपेसिटर आया हुआ है और क्यों हमें कैपेसिटर को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा या आपको पता होगा कि जैसे हम कभी बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक स्टार्ट करते टाइम सबसे ज़्यादा फ्यूल लगता है एज कंपैरिजन टू द बाइक दैट कम्स इन द एक्चुअल रनिंग कंडीशन। जब बाइक एक्चुअल रनिंग कंडीशन में आता है तब फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, कम होता है। और जब बाइक आपकी स्टार्ट करते हैं, मतलब रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, किक मारते हैं आपका, तो वहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। सेम थिंग आ रहा है, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी होती हैं, वो जब रेस्ट से स्टार्ट होती हैं तो उन्हें स्टार्ट करने के लिए या मूविंग कंडीशन में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल करंट की या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या होती है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से अब जैसे नॉर्मली जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट आती है, वोल्टेज होता है 220 से 250 वोल्ट तक आता है आपका। अगर हम करंट की बात करें तो 20 to 25 एम्पियर आता है। और जबकि करंट कितनी रिक्वायर्ड होती है, किसी भी डिवाइस को हाई करंट की ज़रूरत है, तो जो कि हमारा 25 से 50 एम्पियर की करंट रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक्स्ट्रा करंट उसके पास कहाँ से आती है? तो एक हमने डिवाइस बनाई जिसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं आपका? कैपेसिटर, जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करती है, आपका प्रोवाइड करती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने फ़ैन देखा होगा या कूलर देखा होगा, कूलर की मोटर देखी होगी आपने, या मोटर जो टुल्लू आती है उसमें एक छोटा सा कंडेंसर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंडेंसर। इस कंडेंसर को कैपेसिटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये कंडेंसर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जब डिवाइस एक्चुअल क्या होती है, रेस्ट से मोशन की कंडीशन में आती है, तो उस एनर्जी को क्या कर देता है, आपका सप्लाई कर देता है एट अ वंस, एक बार सप्लाई कर देता है आपका। क्या कर देता है आपका? सप्लाई कर देता है। तो चलो देखो यहाँ से लिखते हैं हम लोग, सम डिवाइस रिक्वायर्ड हाई करंट, सम डिवाइस रिक्वायर हाई करंट 25 to 50 एम्पियर एट वंस। यहाँ पे कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए हाई करंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सम डिवाइस रिक्वायर हाई करंट टू स्टार्ट देम, और जिसके एग्जाम्पल में आता है आपका मोटर, फैन, ठीक है, कूलर की मोटर, कोई भी मोटर हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक डिवाइस है जिसका नाम है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से होती है, छोटी सी होती है, वाइट कलर की लगी होती है इस तरीके से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कैपेसिटर भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंडेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर देसी भाषा में बोलते हैं, और इसका एक्चुअल फिजिक्स की लैंग्वेज में जो नेम है वो है आपका कंडेंसर। तो मैंने क्या बोला हुआ है, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं विच रिक्वायर्ड अ हाई करंट टू स्टार्ट देम, और ये जो करंट है वो एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा करंट किसके अंदर स्टोर्ड होती है? कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड होती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं आपका, यहाँ पे कैपेसिटर। अब देखो हम लोग यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर इज अ, या इसको देखो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई वंस। अब देखो जरा सप्लाई वंस क्या होता है, अब इस चीज़ को समझ लेना। देखो सप्लाई वंस का मतलब है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल हमने फ़ैन हमने स्टार्ट किया, तो जब स्टार्टिंग जैसे हमने स्विच ऑन किया, अब उस फैन को मूव करने के लिए
कितना, फॉर एग्जांपल 50 एम्पियर की ज़रूरत है, तो उस टाइम ये अपनी एनर्जी दे देगा, उस टाइम पूरी की पूरी एनर्जी दे देगा, और देने के बाद फिर से वो क्या कर लेगा, अपनी एनर्जी को स्टोर कर लेगा, जो सप्लाई आ रही होगी उस सप्लाई से स्टोर कर लेगा। फिर जब फैन हम चालू करेंगे तब हमें देना पड़ेगा, या वो कैपेसिटर क्या कर देता है, आपका दे देता है। कहने का मतलब है, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है बच्चों? आपको पता होगा कि जब भी कोई भी बॉडी या इलेक्ट्रिकल डिवाइस रेस्ट कंडीशन में होती है तो वहाँ पर उस कंडीशन में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। क्या होता है आपका? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और जब कोई भी बॉडी रेस्ट से आपकी मूविंग कंडीशन में आती है तो मैक्सिमम फोर्स की रिक्वायर्ड होती है या मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो सेम थिंग आर हेयर, देयर आर द सम ऑफ द डिवाइस विच इज इन द रेस्ट वन कंडीशन। वहाँ पे क्या लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और जब रेस्ट से मोशन में आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट की रिक्वायर्ड है, जो कि कितनी है? 25 से 50 एम्पियर की रिक्वायर्ड है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सप्लाई करता है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है? आपका स्टोर करती है। क्या करती है? आपका स्टोर करती है। और उस एनर्जी को एक बार जैसे आपका फैन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम उसे क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायर्ड है, तो कौन सप्लाई कर देता है? आपका कैपेसिटर सप्लाई कर देता है। अब बच्चों एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब समझ में आ जाएगा कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ देखो जरा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कैपेसिटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने किस में पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना। वो पोटेंशियल एनर्जी को ही स्टोर कर रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी द कैपेसिटर इन दिस चैप्टर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहा है, इसीलिए इस कैपेसिटर को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम इस कैपेसिटर को इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। चलो अब कैपेसिटर का मैं आपको एक्चुअल डायग्राम दिखाऊं तो इसका एक्चुअल डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये प्लेट होती है, एक आपकी पॉजिटिव प्लेट होती है, एक आपकी नेगेटिव प्लेट होती है। मतलब एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। इसके बीच में कोई आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या आपका एयर या वैक्यूम मीडियम हम लोग लेते हैं, कंडक्टिंग स्लैब भी रख देते हैं। मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि एक तरीके से आपका इंसुलेटिंग होता है, लेकिन कुछ इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम लोग यहाँ से इसको यूज़ करते हैं। अगर देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर देता है। ये आगे की कहानी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से कहने का मतलब है, इस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर्ड हो रहा है वो कहाँ पे स्टोर्ड हो रहा है? इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में स्टोर्ड नहीं होता है। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में स्टोर्ड नहीं होता है। कहाँ पे? प्लेट पे। और प्लेट किससे बनी हुई है? कंडक्टर से बनी हुई है। प्लेट किससे बनी हुई है? कंडक्टर से बनी हुई है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यहाँ से कैपेसिटर इज कंडक्टर, कैपेसिटर इज कंडक्टर which stores electrical energy। कैपेसिटर क्या है आपका? एक कंडक्टर है, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर विच इज सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटर क्या है आपका? एक कंडक्टर है। दो कंडक्टर होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। और चार्ज कहाँ पे स्टोर होता है? यानी प्लेट में स्टोर्ड होता है। अब बात समझ में आई। कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर से हम लोग चार्ज को दे भी सकते हैं, चार्ज को ले भी सकते हैं। इससे पहले भी पढ़ा हुआ था। कोई भी कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। किस वजह से? अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ से कैपेसिटर क्या है आपका? एक डिवाइस है जो कि अरेंजमेंट है किसका? कंडक्टर का। तो हम लोग इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटर इज अ कंडक्टर विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई वंस। और ये वंस होता है सडनली। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, एट स्टार्ट डेम। और स्टार्ट डेम में आप यहाँ से लिख सकते हो
फ्रॉम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई हमें कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन कि कैपेसिटर क्या है आपका, दैट इज द व्हाट, वन ऑफ द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए हम इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर क्या करता है आपका, चार्ज को स्टोर करता है कहाँ पे आपका, प्लेट पे। और ये जो एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्ट करने में सडनली अपनी पूरी की पूरी एनर्जी एक बार में ही पूरी सडनली एनर्जी को क्या कर देता है आपका, सप्लाई कर देता है। ये हमारा क्या होता है, बेनिफिट होता है कैपेसिटर डिवाइस का यूज़ करने से। घर में आ रहा है 20 एम्पियर हमें देना है, 25 एम्पियर है, 30 एम्पियर, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कौन देगा आपका, कैपेसिटर। जिस पर्पज़ से हमने इसको क्या किया हुआ है आपका, मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ है। इतनी बात समझ में आई। तो कैपेसिटर क्या हो गई आपकी, डिवाइस। देखो इसी तरीके से रजिस्टर विच इज द व्हाट, डिवाइस that oppose the flow of the current, same thing are here, capacitor that is the what, one of the device that stored the electrical energy। अब कितना स्टोर करेगा ये कौन बताएगा आपका, प्रॉपर्टी बताएगी। कौन बताएगा, प्रॉपर्टी। जल्दी से नोट करो, जब तक मैं पानी पी लूं, जल्दी से नोट करो। आई होप बच्चों नोट कर लिया होगा। चलो एक बार मैं थोड़ा सा देख लूँ सही आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो सही आ रहा है, ठीक है, सही आ रहा है। चलो आफ्टर दैट अब हमारा नेक्स्ट वन यहाँ से आता है, कैपेसिटर के बाद कैपेसिटेंस आता है। बच्चों इस कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। मैंने अभी फिर से अभी आपको रिपोर्ट किया था, कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। चलो अब इसके बाद आता है कैपेसिटर की प्रॉपर्टी जिसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, और अभी मैंने क्या बोला था, ये है प्रॉपर्टी किसकी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। वो ये बताएगा कि कोई भी कैपेसिटर जो है वो कितनी एनर्जी को क्या कर सकता है आपका, स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस क्या है आपका, प्रॉपर्टी किसकी, कंडक्टर की। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, कैपेसिटेंस डिफाइन एज कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। कोई भी अगर आपके पास क्या है, होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज कर लो, होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बताता है कि कोई भी आपका कैपेसिटर कितनी चार्ज को या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकता है आपका, होल्ड कर सकता है। क्या कर सकता है आपका, होल्ड कर सकता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका, कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब देखो बच्चों कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है, कैसे निकलता है वो समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये एक आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे आपका चार्ज है आपका Q, चार्ज है आपका Q, और यहाँ से एक हमने, और इस कंडक्टर का आपका पोटेंशियल है आपका V। तो एक चीज़ बताओ बच्चों कि अगर मैं इसका चार्ज बढ़ाऊँ, अगर मैंने Q डैश अमाउंट ऑफ चार्ज और एक्स्ट्रा में से मैंने इसमें डाल दिया तो पोटेंशियल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बोलो जल्दी से, हाँ या ना, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो एक तो तरीका इस तरीके से हुआ कि चार्ज दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, मतलब अगर मैंने किसी कंडक्टर का चार्ज बढ़ाया तो पोटेंशियल भी इस कंडक्टर का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन किया तो Q इज इक्वली कितना हो जाएगा आपका, C इंटू वी। और C क्या है, एक आपका कांस्टेंट है। C क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम है आपका कैपेसिटेंस। क्या है आपका, कैपेसिटेंस। मतलब यहाँ से जो कैपेसिटेंस है वो प्रोपोर्शनल है Q के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। मतलब आप चार्ज बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल कम करोगे तो भी आपका पोटेंशियल कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब यहाँ से इस डायग्राम से एक्चुअली इस चीज़ का फील नहीं आ रहा, ये आएगा कैसे वो समझते हैं हम लोग।
इतना चीज़ समझ में आया पहले तो, इतना चीज़ समझ में आया पहले तो। चलो तो समझते हैं ज़रा बच्चों। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, फॉर एग्जांपल एक हमने चार्ज लिया, एक हमने क्या लिया आपका चार्ज लिया, एक हमने क्या लिया आपका एक बॉडी ली, इस बॉडी पे है चार्ज आपका Q और इसका वोल्टेज है आपका V। अब देखो इस चीज़ को मैं फील करा रहा हूँ मैं, क्यों कैपेसिटर का जो आपका वोल्टेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और चार्ज आपका प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को फील करना है थोड़ा सा हमें, ठीक है। चलो देखो यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया आपका एक बॉडी ली जिस पे चार्ज है आपका Q और वोल्टेज है आपका V। अब देखो यहाँ से एक हमने क्या लिया DQ चार्ज लिया, एक हमने क्या लिया DQ चार्ज लिया जिसको मैं इन्फिनाइट से ब्रिंग कर रहा हूँ, जिसको मैं इन्फिनाइट से ब्रिंग कर रहा हूँ। एक चीज़ बताओ, अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो सोर्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सोर्स को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, सोर्स को इसकी फील्ड के अगेंस्ट वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। और जब वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा तो ये सोर्स जो है वो कम से कम चार्ज को इस बॉडी पे लेके आ पाएगा। बात समझ, थोड़ा सा फील लेना। मैंने क्या बोला कि अगर ये चार्ज है, चार्ज के ऊपर है, मतलब इस बॉडी है, बॉडी के ऊपर है चार्ज, क्यों इसका भैया चार्ज ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स और एजेंट है जो इस DQ चार्ज को लेके आएगा, DQ चार्ज को लेके आएगा तो इससे इसकी फील्ड के अगेंस्ट ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो ये एजेंट जो है वो चार्ज क्या ला पाएगा, कम ला पाएगा ऑन बॉडी पे, बॉडी पे चार्ज क्या ला पाएगा, कम ला पाएगा। मतलब पोटेंशियल ज़्यादा, पोटेंशियल ज़्यादा, पोटेंशियल ज़्यादा और बॉडी पे चार्ज क्या हो रहा है, कम एडअप हो रहा है। और बॉडी पे चार्ज जब कम आ रहा है तो देखो यहाँ से होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब चार्ज कम आएगा तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, कम। तो पोटेंशियल ज़्यादा है, एजेंट कम से कम चार्ज ला पा रहा है, कम से कम चार्ज ला पा रहा है, मतलब यहाँ पे इस बॉडी पे चार्ज क्या आ रहा है, कम आ रहा है, मतलब कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इसी का दूसरा केस, जब हमने पोटेंशियल कम किया भैया इस एक्सटर्नल सोर्स और एजेंट को चार्ज को ब्रिंग करने में कम से कम वर्क करना पड़ रहा है, कम से कम वर्क करना पड़ रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज ला रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज ला रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इस पर एडअप होगा। चार्ज जब ज़्यादा एडअप होगा पोटेंशियल कम, और चार्ज जब ज़्यादा से ज़्यादा एडअप होगा तो क्या होगा आपका कैपेसिटेंस ज़्यादा, पोटेंशियल कम कैपेसिटेंस ज़्यादा, और पोटेंशियल कम कैपेसिटेंस ज़्यादा और पोटेंशियल ज़्यादा कैपेसिटेंस कम। सीधी सी कहानी है भैया, पोटेंशियल ज़्यादा होगा कम से कम चार्ज आएगा, कम से कम चार्ज आएगा, मतलब एजेंट कम से कम चार्ज लेके आ पाएगा बॉडी के ऊपर। अगर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो कम से कम आएगा और कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस कब बढ़ता है, जब चार्ज बढ़ेगा होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी मतलब कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो C इज इक्वल टू दी Q अपॉन V। अब देखो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज की यूनिट कूलाम, और V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल की वोल्ट, और कूलाम पर वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं आपका फेरेड बोलते हैं। एक नई यूनिट बन गई फेरेड, क्या बन गई आपकी फेरेड बन गई। चलो अब देखो बच्चों यहाँ से अभी रेजिस्टेंस का केस अभी मैंने रिमूव नहीं किया और मैंने क्या बोला था, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखो रेजिस्टेंस का केस यहीं पे लिंकअप हो गया। अब एक चीज़ बताओ, अभी मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज एंड करंट। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ एंड एरिया पे। इसी तरीके से कैपेसिटर जो है वो क्या होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, डज नॉट डिपेंड Q एंड V। फर्स्ट वन पॉइंट इंपॉर्टेंट, C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, ना तो Q पर डिपेंड करता है ना V पर डिपेंड करता है। देखो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस भी क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू Q और V पे क्यों डिपेंड करेगी, Q और V पे क्यों डिपेंड करेगी, तो भैया किस पे डिपेंड करता है, C डिपेंड ऑन डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करेगा? डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आई? सी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? डायमेंशन। देखो सीधी सीधी बात है, ये अगर फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक प्लेट है, एक छोटी सी प्लेट ले ली और एक बड़ी सी प्लेट ले ली, तो होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी भैया? होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी? होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी या इसकी? तो किस पे डिपेंड कर रहा है? इसी की डायमेंशन पे तो डिपेंड कर रहा है, इस पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब है कि कैपेसिटेंस जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, सी और वी पे डिपेंड नहीं करता है, सी और वी पे डिपेंड नहीं करता है। चलो एक एग्जांपल ले लूँ, एक छोटा बच्चा ले लूँ, एक बड़ा बच्चा ले लूँ, ठीक है तो दोनों बच्चे ना, एक का डाइट कम है, एक का डाइट ज़्यादा है, तो क्या आप छोटे वाले को बड़े वाले के इक्विवेलेंट खाना खिला सकते हो क्या? बड़ा गपा गप खाते जा रहा है, आपका छोटे वाले को भी खिलाओ? नहीं ना, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही तो वो खाएगा, क्योंकि उसका पेट का साइज़ छोटा है, उसका पेट का साइज़ बड़ा है या नहीं है? तो इसी तरीके से भैया इसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? कम है, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये चार्ज आपका स्टोर कर सकता है आपका फॉर एग्जांपल 2 फैराड का, और अब आप कहो कि यहाँ पे मैं 1000 वोल्ट लगा दे रहा हूँ या फॉर एग्जांपल 500 वोल्ट लगा दे रहा हूँ, तो इस कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोर कर लेगा? नहीं भैया, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही वो स्टोर करेगा, उससे ज़्यादा आप फिर वोल्टेज आप दोगे तो यहाँ पर डिवाइस क्या हो जाएगी? वर्न हो जाएगी। कहने का मतलब है सी इज डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एंड, एक और डबल एंड लगा रहा हूँ, एंड नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आपने मटेरियल यूज़ किया हुआ है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? इतनी बात समझ में आई? अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है।